नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। आज हमारी बातचीत जयपुर बम धमाकों को लेकर बरी हुए चार उन लोगों पर जो आजमगढ़ के रहने वाले थे। वह 2008 से इस मामले में सजा याफ्ता थे। लोअर कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी थी, लेकिन जयपुर हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया इस मामले से और कहा कि इनका कोई अपराध नहीं है। करीब इस मामले में 2008 के बम धमाकों में 71 लोग मारे गए थे। 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। 1293 गवाहियां हुई। करीब 15-16 साल जांच की प्रक्रिया चली और आज वह बरी हो गए। हालांकि राजस्थान सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह जाहिर तौर पर पूरी विवेचना, पूरी समझदारी और जांच परख के बाद ही दिया। ऐसे में सवाल यह है कि हाई कोर्ट का फैसला क्या है, वह किस तरफ इशारा करता है। जो लोग इस वक्त पीड़ित हैं, यानी फर्जी ढंग से आरोपों में शामिल किए गए बम धमाकों के, उनके रिश्तेदारों या उनके साथ खड़े लोगों का क्या कहना है, ये सारी बात हम आज करेंगे राजीव यादव से। राजीव यादव का हम आपको परिचय कराएं कि वह रिहाई मंच के महासचिव हैं और रिहाई मंच उत्तर प्रदेश में सक्रिय वह संगठन है जो आतंकवाद के नाम पर फर्जी ढंग से अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम युवाओं को जो पकड़ा धरा जा रहा था, उसको लेकर लगातार आवाज उठाता रहा। राजीव, आपका स्वागत है। और अब जबकि फैसला आ चुका है और आजमगढ़ के आप भी रहने वाले हैं, वहां लगातार सक्रिय भी रहे, और अब चारों जब यह बरी कर दिए गए हैं, तो समाज परिवार का क्या वह उत्साहजनक रवैया है या अभी भी किन्हीं वजहों से सहमे हुए हैं? नहीं, निस्संदेह ये जो आपने सवाल कहा कि उत्साहजनक रवैया है, निश्चित रूप से इसका इस पूरी जो चार लोग बेगुनाह बरी हुए हैं हाईकोर्ट द्वारा, जयपुर द्वारा, उसका आजमगढ़ के लोगों में बहुत उत्साह है। लेकिन जिस तरह से मीडिया में जब कोई फांसी की सजा इन्हीं लड़कों की निचली कोर्ट से हुई जो है, तो शायद इतना जो मीडिया ट्रायल हुआ कि या एक गुनाहगार, जयपुर के गुनाहगार, इनको फांसी की सजा हुई, लेकिन वो मीडिया जो है जयपुर के, जब उन्हीं गुनाहगारों को माननीय हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और इस बात को के लेकर कहा कि जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये लोग जिस तरह से इनकी भूमिका संदिग्ध लगती है। ऐसा नहीं है कि जांच अधिकारियों पे पहली बार बात कही गई, इसके पहले भी बात कही गई, लेकिन इस मामले में दो चीजें मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा बातचीत की शुरुआत में। ये जयपुर का फैसला, एक तरफ तो जहां तक मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं और आजमगढ़ पे जो आतंकवाद का ठप्पा लगाया गया, उस पे जो कि यहाँ के लोग आतंकवादी हैं और अपने होम ग्रोन टेररिज्म की एक जो व्याख्या दी गई जो है, उसको ये लोग संचालित करते हैं, उस पर एक बड़ा इन्होंने धक्का दिया जयपुर हाईकोर्ट के फैसले ने कि आजमगढ़ की जो पूरी छवि बनाई गई, उन लोगों को सोचना चाहिए जिन लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ के जो लड़के हैं वो आतंकवादी हैं, वो देश के अलग अलग जगहों पर धमाके करते हैं, इंटरनेशनल टेरर कनेक्शन उनके हैं। फैसला इंडियन मुजाहिदीन की जो टेरर जो के नाम पर जिस संगठन का इन्होंने बात कही और उस संगठन के नाम पर जो आजमगढ़ के लोगों को टारगेट किया, आज जयपुर हाई कोर्ट के फैसले ने इंडियन मुजाहिदीन के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया। क्योंकि जयपुर हाई कोर्ट के बाद, जयपुर बम ब्लास्ट के बाद जो है, उस घटना की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। अगर इंडियन मुजाहिदीन नाम का जो संगठन है उसने घटना की जिम्मेदारी ली थी और आज मानी हाई कोर्ट बोल रहा है कि नहीं, ये सभी के सभी बेगुनाह हैं, इनको बाइज्जत बरी किया जाए, तो सवाल इंडियन स्टेट की जो एजेंसीज हैं जिन्होंने इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर जो बातचीत कही गई, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि भारत में एक वाहिद संगठन ये है जिसको लोगों ने, जिसको इंडियन स्टेट ने यूएपीए के तहत जो है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन वो संगठन है जिसका कहीं पर इसका ऑफिस नहीं है, इसका कोई ऑफिस बीरर नहीं है। मतलब एक कागजी संगठन जो कागजों में चल रहा है, और जब कोई घटना होती है किसी मुस्लिम युवा को पकड़ करके और इसको फंसा देते हैं जो है। तो मुझे लगता है कि जो इंडियन मुजाहिदीन की जो टेरर कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइजेशन की थी, उस पर भी एक सवालिया निशान लगा और आजमगढ़ को जो आतंकगढ़ बोला गया, उस पर भी इस हाईकोर्ट ने एक बड़ा धक्का दिया है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग
में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। एक और बात जो आपने कही कि आजमगढ़ आतंक का गढ़ नहीं है, हालांकि अभी अमित शाह गए थे और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जो है वह आतंक के गढ़ के रूप में अब याद नहीं किया जाता है। खैर, आगे की बात ये कि जब यह सूचना परिवारों तक पहुंची है तो स्थानीय स्तर पर क्या परिवार अब उस बात की खुशी में है, इस बात की उम्मीद में है कि उनके बेगुनाह लड़के हुए हैं, या फिर एक, चूंकि अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है प्रदेश में और कहा जाता है वह मुस्लिम विरोधी हैं, तो उन लोगों में खास कोई रिएक्शन नहीं है? क्या स्थिति क्या है परिवारों में? देखिए, जहां तक ये पूरी जो जिस तरह से बेगुनाह इनको बरी किया गया है, और आज मैं इस पे स्पष्ट रूप से कहूं कि मुस्लिम सहमा हुआ है। मुस्लिम इस लिहाज से सहमा हुआ है कि कोई लड़का बाइज्जत बरी होता है तो उसको इस बात का डर होता है कि कहीं किसी अलग अगले केस में उसको ना फंसा दिया जाए, इसलिए वो साइलेंट हो जाता है, जो सोचता है किसी तरह से इस जेल की काल कोठरी से मुझे मुक्ति मिले। दूसरा कि ये हमारी कोर्ट प्रोसीजर में भी एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि जो बाइज्जत लोग बरी किए जा रहे हैं, चाहे किसी भी कोर्ट से बाइज्जत बरी किए जा रहे हैं, उनको जो है जमानतदार देने पड़ते हैं। जब न्यायालय मान रहा है कि वो बरी कर दिए गए हैं तो कैसा जमानतदार? तो मतलब एक संदिग्ध अवस्था, जो टेरर के नाम पे लड़के पकड़े जाते हैं, उसको भी बरी करते समय न्यायालय 2 जमानतदार हर केस पर, ये मुकदमे पर मांगता है, मतलब कि उनको एक संदेह की नजर से देखा जाता है। और जहां आजमगढ़ का जो ये पूरा लड़के जो बरी हुए हैं, इसमें जैसे एक लड़का सरवर है जो कि इंजीनियरिंग का छात्र था, उसके पिता मास्टर हनीफ साहब हैं। अभी मेरी उनके चाचा से बात हो रही थी, मास्टर हनीफ साहब की बहुत तबीयत बहुत ज्यादा खराब, सरवर के जब ये पकड़ा गया, और मास्टर हनीफ साहब किसी, मेरी जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं गणित का अध्यापक हूं और मैं बहुत अपने अनुशासन के लिए पूरे स्कूल में जाना जाता हूं, लेकिन मैं अब किस तरीके से किसी बच्चे को कहूंगा कि आप जो है नैतिकता का पाठ पढ़ाऊंगा, या फिर मैं कहूंगा कि आप अनुशासन में रहिए। लोग यही कहेंगे कि मैं आपका जब खुद का बेटा आतंक वादी बन गया तो आप क्या। तो लेकिन आज मेरी कल भी बात हुई थी, अभी मास्टर हनीफ साहब पिछले 5 दिनों से एक हॉस्पिटल में भर्ती थे, अभी कल ही वो परसों घर पहुंचे हैं। तो मतलब कि एक दुख दर्द है, लेकिन एक कोशिश भी है, और उस एक खुशी भी है। उस खुशी को आप तब महसूस करेंगे जब आप फांसी के तख्ते पर आपको खड़ा कर दिया जाए और ये मालूम चले कि अब आपको फांसी देनी पड़े जाएगी। आजमगढ़ के ऐसे लगभग तकरीबन 9 लड़के हैं जिनको फांसी की सजाएं हो चुकी थी, जिसमें अभी 4 लड़कों को बरी किया गया है। और ये एक सवाल। दूसरा कि साहब जो लड़का पकड़ा गया, उसके जो पिता हैं, मिस्टर भाई हैं, उनसे उनका मुझे बहुत खुशी हुई कि जब ये जयपुर हाई कोर्ट का फैसला आया तो सबसे पहला फोन मुझे मिस्टर भाई का आया कि मैं लड़का बरी हुआ। तो आप सिंपल सोच सकते हैं कि वो उस समय भी हम जैसे लोगों को नहीं भूले, और उनको लगा कि नहीं, आज ये जो लड़ाई है इसकी एक जरूरत है, और आज बाइज्जत बरी हुआ। जबकि अभी साहब के ऊपर दिल्ली से लेकर अहमदाबाद से लेकर कई चार्जेस हैं, शायद वो न निकल पाए। उसी तरह से सलमान जो लड़का है, उसके घर में भी वो नाबालिग लड़का है, और उसके ऊपर तिहाड़ जेल में भी जो है आरोप था, और तिहाड़ में भी उसके ऊपर हमला हो चुका है। आज वो जयपुर इस मामले में था, वो भी बरी हो चुका है, और उसके घर में भी ठीक ठाक है, लोग बातचीत है। लेकिन उसके जो दादा थे, जो है समीम साहब थे, मुझे जहां तक याद है, उनको मेरी उस समय उनसे मुलाकात हुई थी, वो भी अपने उस पोते के सदमे में जो है उनकी डेथ हो गई जो है। और ये सिर्फ सलमान के साथ एक घटना नहीं हुई है। आजमगढ़ में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिसको टेरर के नाम पे पकड़ा गया, तो उनके पिता, उनके दादा, या उनके भाई, या उनकी माँ का हार्ट अटैक हो गया जो है, क्योंकि वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। और वहीं पर जैसे एक लड़का है सैफुर रहमान, उसमें भी उसको मध्य प्रदेश से जो है तब उठाया गया था जब वो अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था मुंबई। तो तो वो जो है उसको भी बरी किया गया है। लेकिन अभी ये लड़के चूंकि छूटे, कई इनके ऊपर चार्जेस हैं, और अभी छूटने की स्थिति में इनकी गुंजाइश अभी नहीं, क्योंकि जब तक वो मुकदमे खत्म नहीं होंगे
तो एक एक इस लिहाज से भी है कि लोग इस बात को मीडिया में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पीछे हट रहे हैं, लेकिन इसको लेके सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हम बोलें और कोई गवर्नमेंट बदले की कार्रवाई के तहत हमें किसी दूसरे केस में फांस करके, या जो हमारे चल रहे केस में उसमें लगा करके हमें इस राजीव, मामले एक को और और बात बढ़ा की, देंगे। जैसे हाई कोर्ट ने फैसला दिया, एक ये बड़ी खबर थी, इस पर डिबेट होती, तमाम पहले भी लड़के बरी किए गए तो बहसें होती थी, कहा जाता था कि उनकी जिंदगी 15 साल 14 साल बर्बाद हो गया। अभी मीडिया में कहीं भी ये बहस दिखाई नहीं दी। एक दिन खबर छपी और चली गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न के बराबर इसको कवर किया। तो जब हम मीडिया की आजादी पर बात करते हैं तो क्या इस मामले में भी वह साफ दिखाई देता है आपको? निसंदेह देखिए, जो इस पूरे मामले में देखा जाए, मैं बहुत सारे दोस्तों से मैंने बात किया, और मैं साफ तौर पे खुल के मैं इस पे बोलना भी चाहूंगा हम्म। कि एक मुसलमान के अंदर एक भावना आ गई है कि अगर वो अपने सवाल को उठाएगा तो उससे कम्युनलाइजेशन हो जाएगा और वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। दूसरी बात कि ये मामला चूंकि जयपुर का था, और जयपुर में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो हम्म। कहीं एक बड़ा तबका जो मीडिया का भी है, मैं जो गोदी मीडिया में उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हम्म। प्रोग्रेसिव मीडिया है, जो विकल्प की बात करता है, वो मीडिया भी पीछे हटा। उसको भी लगा कि अगर हम इस एजेंडे को हम टेकल करते, मैं इसके लिए जंजवार को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण सवाल पर विमर्श रखा जो है। लोग हटे क्योंकि उनको लगा कि अगर हम इस सवाल को उठाते हैं तो कांग्रेस पे कहीं ना कहीं सवाल होगा। और आप देख लीजिएगा कि सचिन पायलट ने इस मामले पे सबसे पहले बोला, और सचिन पायलट की पूरी राजनीति आप समझ सकते हैं इस समय क्या चल रही है। और पिछले दिनों तो एक लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी में जा ही चुके थे, उनको बुला करके राहुल गांधी लेके आए हैं। तो मामला है कि एक तो ये है, दूसरा उसके बाद देखिए कि जहां पर होना ये चाहिए था कि अशोक गहलोत साहब को हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनको कहा गया कि जो जांच अधिकारी हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए, उसको ना करके वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि आपको जनता के, नागरिक के मनोबल की चिंता नहीं है, आपको जो है पुलिस के मनोबल की चिंता है। और ये इसलिए पुलिस के मनोबल की चिंता है, और इसलिए ये मीडिया में नहीं उतना प्रोपोगेट कर पाए कि जो चूंकि इंडियन मुजाहिदीन की जो पूरी थ्योरी है, ये कांग्रेस राज की प्लांटेड थ्योरी है। आपको छोटी सी बात मैं कहते हुए नहीं, इसे इसको कंक्लूड कर पलट दें, दूंगा अगर कि राजीव इस बात को कहिए, लेकिन इसको पलट दें तो ये जब फैसला आया ठीक उसी बीच दो और फैसले आए। एक मलियाना कांड पर आया, दूसरा गुजरात 2002 दंगों पर आया। लोअर कोर्ट ने मलियाना कांड के सभी अपराधियों को छोड़ दिया सबूतों के अभाव में। इसी तरह गुजरात में गुजरात दंगों के आरोपियों को, 39 कुल आरोपी थे जिसमें से 13 को बरी कर दिया, 13 मर गए थे, 26 को बरी कर दिया। यहां भी 93 आरोपी थे, इनमें से कुछ मर गए थे, बाकियों को बरी कर दिया। वहां की सरकार, चाहे गुजरात की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो उसने तो ये नहीं कहा कि वह उच्चतम अदालत में जा रही है इस मामले को चैलेंज करने। फिर राजस्थान सरकार को क्या जरूरत? नहीं, उनको दिखाना है कि वो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। मैं दो चीजों को कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा जी। कि अजमेर के मामले में भी इस तरह से एक आया फैसला, उसमें ये लोग नहीं गए, यही सरकार नहीं गई, क्योंकि उसमें जो जो आरोपी थे किसी दूसरे धर्म के थे, किसी दूसरे समुदाय के थे, लेकिन यहाँ पर तो मुसलमान को ही आतंकवादी माना जाता है। दूसरा कि जो पूरा का पूरा, जो अगर आप इंडियन मुजाहिदीन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो पीसी पांडे जो डीजीपी थे गुजरात के, उन्होंने कहा था कि एसआई सिमी ने आगे से यस, पीछे से आई हटा के इंडियन मुजाहिदीन बना दिया, और मामला हुआ। और उस दौर की आप बात को देखेंगे तो उसमें आया था कि जस्टिस गीता मित्तल का एक फैसला आया था, और उसने कहा था कि सिमी पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। और उसी दौरान इंडियन मुजाहिदीन नाम के संगठन का भारतीय परिदृश्य में उदय होता है। और आपको ये जानना दिलचस्प होगा कि 2001 में सिमी को जब प्रतिबंध किया गया, और सिमी का जब मामला ट्रिब्यूनल में जब भी आता है, और उसके पहले और बाद में देश में टेरर की घटनाएं होती हैं, और मामला होता है कि उसी संगठन, जो संगठन अपने प्रतिबंध के लिए लड़ रहा है कि हमारा प्रतिबंध हटाया जाए, और उसी पर से कहा जाता है कि इसी ने आतंकवादी घटना करके किया।
मतलब कि आप जिस समय उसका केस फैसला आने वाला होगा तो कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा नहीं। इसमें स्टेट का सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट है। वो चाहता है कि एसआईएम पर प्रतिबंध रहे, इससे भारतीय मुसलमान बदनाम होता रहे। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे जब ये सिमी का ट्रिब्यूनल आया 2008 में, उसके पहले देश में जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद जगह जगह धमाके हुए। और सीधा मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इस पे ये महत्वपूर्ण बात है, अगर मैं सोचा मेरा आरोप गलत है तो इस पे जो है सोचा जाना चाहिए कि आखिर में जब ट्रिब्यूनल आता है तभी क्यों होते हैं। और साफ तौर पर है ये सब घटनाएं, ये जो सिमी पे वैन का पहला मामला अगर देखा जाए तो सिमी का पहला वैन दिग्विजय सिंह, जिनका एक बहुत सेकुलर चेहरा हमारे सामने आता है, उन्होंने खजराना मोहल्ले में, इंदौर के खजराना मोहल्ले में एक सभा हो रही थी, पहली बार सिमी पर प्रतिबंध वहां पर लगाया गया था। तो सिमी पर जो प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी वो भी जो है 2000 क्या कहते हैं कांग्रेस के दौर में लगाने की कोशिश की। अच्छा, हाँ, एक आखिरी बीजेपी सवाल। उसको बस बजा अजय भाई इसको कंक्लूड करता हूँ। ये कोई नया मामला नहीं है। एक नया संगठन पीएफआई अभी बहुत चर्चा में रहा है, आप देखे होंगे। पीएफआई पर भी प्रतिबंध लगाने की बात बीजेपी ने पहले नहीं कही है। याद करिए यही चिदम्बरम साहब जो अभी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और क्या कहते हैं इस देश में तमाम सवालों को लेकर आजकल मीडिया में लिखते पढ़ते हैं, इन्हीं ने जिस समय, याद करिए कि जिस तरह इन्होंने माओवादियों के पर जो ऑपरेशन ग्रीन हंट उनके खत्म करने के लिए कहा था और कहा था कि बीच का रास्ता नहीं होता, या फिर सरकार के साथ रहिए आप उनके साथ रहिए, और इसके नाम पर ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। उसी दौर में पीएफआई नाम के संगठन को भी इन्होंने प्रतिबंध करने की हर संभव कोशिश किया और जिसको कंक्लूड बीजेपी ने कर दिया। तो मतलब यह है कि जो चीज कांग्रेस थोड़ा सा धीरे धीरे करती है उसको बीजेपी तेज करती है, चाहे वो कॉर्पोरेट का सवाल हो, उसी तरह से इन सवालों में भी जो है। जनज्वार जनता की मीडिया।